Honorable Ministers of the dais, Honorable Union Ministers, Senior Officers and colleagues. सर मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मेरे लिए 15 मिनट का टाइम है, मैं टाइमर यहाँ लगा रहा हूँ और मेरा आग्रह है कि सर आप घंटी, आई बिलीव द कंट्रोल इज विथ यू सर, घंटी अगर ऑडियंस में कोई भी सोता दिखाई दे तो जरूर बजा दीजिएगा सर। और मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि अगर घंटी बजी है तो ऑडियंस के लिए बजी है, मेरे लिए नहीं बजी है। सर अगले 15 मिनट में मेरा प्रयास होगा कि वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स और इश्यूज चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट करूं। इसके अलावा जो शासन के रीसेंट एफर्ट्स हैं उनके बारे में उनको एक हल्का सा टच कर पाऊं। कुछ इनेबलर्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं और जो इनेबलर्स स्टेट्स ने बनाने हैं ताकि हम वाटर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकें, उसके बारे में कुछ प्रस्तुतिकरण करूंगा सर। इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी की जो भी कार्य योजना बनेगी उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टच बेस करके अंत में प्रेजेंटेशन के आखिर में सर एक छोटे से प्रस्ताव के साथ मैं क्लोज करूंगा। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये जो वाटर विजन 2047 का स्पेशल सेक्रेटरी मैडम ने प्रेजेंटेशन किया था प्लेनरी सेशन में, उसमें भी हाईलाइट किया था कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में नॉन यूनिफॉर्म है और रेनफॉल ज्योग्राफिकली और टेम्पोरली दोनों तरह से अनयूनिफॉर्म है। कुछ जगह ज्यादा बारिश होती है, कहीं जगह सूखा पड़ता है। ग्राउंड वाटर पे हमारी प्रेडोमिनेटली हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं और वाटर क्वालिटी का डिक्लाइन होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर और कंसर्न है। नेक्स्ट स्लाइड। सर जो इस सेशन का टाइटल है वाटर स्ट्रेस्ड, वाटर सरप्लस एंड हिली एरियाज, इनके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है सर। वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में जो मुख्य समस्याएं सामने आती हैं सर वो अनसस्टेनेबल सोर्सेज की आती है, क्योंकि वाटर का डेफिसिट है, डिमांड और सप्लाई का गैप उसकी वजह से सामने आता है सर। इनएफिशिएंट वाटर यूज इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज इन वाटर डेफिसिट एरियाज। और जैसे जैसे वाटर सोर्सेज डिप्लीट होते हैं सर, केमिकल और जियोजेनिक कंटामिनेशंस की समस्या भी बढ़ती है। वाटर सरप्लस एरियाज में सर वहीं दूसरी ओर फ्लड मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज सामने आते हैं। क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन एक ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है ऐसे इलाकों में, और अदर वाटर क्वालिटी इश्यूज भी इश्यूज ऑफ कंसर्न है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में, हिली रीजन्स में सर, क्योंकि ज्यादातर हमारा पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम स्प्रिंग्स पे बेस्ड होता है, तो वहाँ अनसर्टन स्प्रिंग सोर्सेज, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, जो एक्सट्रीम हाइट्स पर लोकेटेड स्थान है वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होने से पानी की सप्लाई डिसरप्ट होना और बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन आदि के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर ये 4 यहाँ बुलेट्स डाली हैं सर, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। कोई भी वाटर सिक्योरिटी की अगर प्लानिंग करनी है तो आई बिलीव कि इन 4 पॉइंट्स पर कोई डिबेट नहीं है, और अगर इन 4 पॉइंट्स पे डिबेट नहीं है तो इन 4 चीजों को ध्यान में रख के इस उद्देश्य के साथ अगर हम वाटर सिक्योरिटी के लिए प्लान करेंगे तो एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। सर वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, दिस इज अनडिस्प्यूटेबल। वाटर सिक्योरिटी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सर अनडिस्प्यूटेबल है। जब तक वाटर सिक्योरिटी नहीं होगी हम अपना पूरा पोटेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हासिल नहीं कर सकते। वाटर इज अ पब्लिक गुड सर, ये एक नेचर की गिफ्ट है, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट गुड, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही वाटर के क्षेत्र में जरूरी है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी उसके हिस्से का पानी मिल पाए और पानी का एफिशिएंटली यूज हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं उससे कहीं कम मात्रा में पानी उपलब्ध है। और अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिजर्व्स आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर सर, विच आर टू बी प्रिजर्व्ड, ऑगमेंटेड एंड कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्लीज।
सर वाटर सिक्योरिटी के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स स्टेट्स में हो सकते हैं, पर ये हमें लगता है कि कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी हैं अगर हम वाटर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पहला तो सर हमारा जो भी अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने उद्बोधन में कहा, लोगों को सेंटर में रख के, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, इस अवधारणा के साथ में हमारी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरा एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए सर, क्योंकि इसमें ये मल्टी स्टेक होल्डर सेक्टर है। कृषि, सिंचाई, पेयजल, उद्योग एवं अन्य फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारे सेक्टर्स वाटर के या तो उसके यूजर डिपार्टमेंट्स हैं या फिर उसके सप्लायर डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन सब के बीच में कैसे सामंजस्य हो, उसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तीसरा, वाटर गवर्नेंस का एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए सर। इसके बारे में आगे एक डेडिकेटेड सेशन में बात होगी, तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वाटर यूज एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर भी सर एक डेडिकेटेड सेशन इस कॉन्फ्रेंस में है, तो वो उसमें डिटेल में बात होगी। और इसके अलावा सर ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें अपनी रणनीति में, अपनी अप्रोच में अडॉप्ट करना चाहिए, और जहां तक हो सके वाटर को रिसाइकिल और रीयूज भी करना चाहिए, ताकि हम जो अवेलेबल वाटर है उसको सप्लीमेंट कर सके। जैसा माननीय मंत्री जी ने भी अपने उद्घाटन सत्र के उद्बोधन में कहा कि हम 25% तक पानी सप्लीमेंट कर सकते हैं बाय रीयूजिंग द वाटर। नेक्स्ट प्लीज सर, मेरा प्रेजेंटेशन वाटर सिक्योरिटी पर जनरल बात करने पर केंद्रित नहीं है। मैं ज्यादा बात सर पेयजल के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा, क्योंकि ये पहले भी कहा गया है कि पेयजल जो है वो दैट शुड बी द फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल वाटर। सर अभी गुजरात, हरियाणा में जो वाटर अथॉरिटी का प्रेजेंटेशन हुआ उसमें हमने देखा कि 3 से 4% ही डोमेस्टिक यूज की वाटर डिमांड है। अवेलेबल रिसोर्स में अगर हम उस 3 से 4% को प्रायोरिटाइज कर सकें तो शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर हम पेयजल की उचित व्यवस्था जल जीवन मिशन के नॉर्म्स के हिसाब से न कर। ये जो भी हमारे वाटर स्ट्रेस एरियाज हैं, स्पेशली उनमें पहले पेयजल के लिए व्यवस्था करें। इस प्रकार की नीति राज्य स्तर पर अगर बने कि जो वाटर स्ट्रेस एरियाज है जहां पर हम कमिटेड है जल जीवन मिशन में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देने के लिए, वहां पर पहले हम पेयजल के लिए व्यवस्था देखें। उसके बाद जो बाकी कंपीटिंग नीड्स हैं, जिसके लिए हम शायद रीयूज, जो ग्रे वाटर निकलेगा पेयजल सप्लाई से, उसके सप्लाई, उसके उपयोग इत्यादि की रणनीति में भी काम कर सकते हैं। तो उससे सर शायद एटलीस्ट जो बेसिक वाटर सिक्योरिटी है डोमेस्टिक यूज के लिए, वो शायद हम इंश्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज सर, विजन 2047 में पेयजल से संबंधित जो विजन की स्लाइड थी वो देवश्री मैम ने अपने सेशन में प्रेजेंट की थी। ये स्लाइड यहाँ रिप्रोड्यूस की गई है। ये विजन डॉक्यूमेंट सर भारत सरकार इस पे काम कर रहा है, पर यहाँ ये प्रस्तुतिकरण में इसलिए डाला है सर कि सभी राज्यों को इस बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार से हम 2047 तक ऐसी स्थिति में पहुंचे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे पानी की सप्लाई जब जरूरत हो उसके हिसाब से लोगों को मुहैया हो सके। और जो अभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है, शहरी क्षेत्रों में हम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देते हैं। ठीक है, सीवरेज सिस्टम है तो पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह भी ज्यादा है, पर शायद 2047 तक 50% आबादी वैसे ही शहरों में आ चुकी होगी। जो 50% है वो भी शायद शहरी अधोसंरचना के समान ही अधोसंरचना का उपयोग कर रही हो। तो हमें अपनी कार्य योजनाएं इस हिसाब से बनानी चाहिए कि 2047 तक हम 24 घंटे निर्बाध, सेफ, क्वालिटी वाटर की व्यवस्था कर सकें। नेक्स्ट प्लीज सर, वाटर सिक्योरिटी के लिए जो शासन ने कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं वो यहाँ लिस्ट किए हैं। जल जीवन मिशन में आपको ज्ञात है सर कि सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक घर पर नल से जल देने की योजना है। जल शक्ति अभियान माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बताया। पिछले 3 साल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर इसमें काम हो रहा है। मिशन अमृत सरोवर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में की, जिसके माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत वाटर बजटिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किस प्रकार से काम किया जाए उसकी व्यवस्था है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो स्कीम है उसके माध्यम से
वाटर ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस एरियाज टू डेफिसिट एरियाज, इसकी भी योजना वर्तमान में चल रही है। तो ये कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनका जब हम कार्य योजना बनाए अपने स्टेट में वाटर सिक्योरिटी के लिए, तो इन रिसोर्सेज को लेवरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज सर, कुछ स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस भी हमें ध्यान में रखने होंगे जब भी हम वाटर सिक्योरिटी की तैयारी करेंगे। पहला तो ये कि वन साइज फिट्स ऑल विल नॉट वर्क सर। हर स्टेट को अपना एक यूनिक आपका कॉन्टेक्स्ट है और उसके हिसाब से सोल्यूशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। विद इन द स्टेट भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देंगे और हो सकता है अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनानी पड़े। दूसरा सर, एक बॉटम अप अप्रोच इसमें अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में इस पे काफी जोर दिया कि जब तक जन भागीदारी और पीपल सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगी तब तक कोई भी इस प्रकार की समस्या का समाधान हम शायद खोज तो लेंगे पर स्थायी नहीं रख पाएंगे, उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए सर ये एक कंसिडरेशन के लिए है कि हमें शायद अपनी स्ट्रैटेजी में इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि नीचे से प्लानिंग हो, नीचे में ही इम्प्लीमेंटेशन हो और पंचायती राज संस्थाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन वगैरह को स्ट्रेंथन किया जाए कि वही ऑपरेशन भी करें, वही मेंटेनेंस भी करें, उनको सफिशिएंटली एम्पावर किया जाए। और सरकार का काम फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए, या ऐसे मुद्दे जो कि एक स्थानीय पंचायत लेवल पर नहीं निपट सकते, जहां लोकल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने की आवश्यकता है, उसके लिए ऊपर के लेवल की पंचायती राज संस्थाएं भी काम कर सकती है और शासन भी फैसिलिटेशन का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक सर सजेशन है कि दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी। हमें हर गांव को इकाई बना के उस गांव में पानी की क्या आवश्यकता है और क्या अवेलेबिलिटी है, उसका क्या गैप है, उस गैप को कैसे कवर करना है, इसकी कार्य योजनाएं विलेज स्तर पर अगर बने और ये योजनाएं अगर ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तत्वावधान में अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल के थ्रू चलाया जा रहा है, अगर उससे लिंक होके बने तो जितनी भी योजनाएं हैं उनके रिसोर्सेज भी उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। स्पेशली ऐसे रिसोर्सेज जो पंचायतों को सीधे उपलब्ध हैं, जैसे कि मनरेगा या 15वें वित्त आयोग की राशि। एक और काम इसमें करने की जरूरत होगी सर, पंचायतों की इसमें कैपेसिटी भी बढ़ाने की जरूरत होगी और उनको एम्पावर भी करने की जरूरत होगी। उसके लिए उन्हें अगर कोई नोटिफिकेशन करके कोई मैंडेट देना है, कोई अथॉरिटी देनी है, तो वो भी हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज सर, हमारा हम्बल सबमिशन ये है कि वी हैव एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी सर। आज की तारीख में पानी के क्षेत्र पर इतना फोकस है कि सभी राज्य, सभी सीनियर लीडरशिप यहाँ इकट्ठा है पानी के बारे में चिंता करने के लिए। इसके अलावा सर आपको पता है 15वें वित्त आयोग ने स्पेशली वाटर के लिए जो पंचायतों की ग्रांट्स है उसमें से 30% राशि केवल वाटर के लिए रखी है, 30% राशि सैनिटेशन के लिए रखी है जो कि इंटरचेंजेबल है। तो अगर सैनिटेशन के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है तो वो राशि भी पानी के लिए यूज की जा सकती है। सर ये अपॉर्चुनिटी हमें 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है तब तक उपलब्ध है। उसके पश्चात भी हम इसके लिए केस बना सकते हैं, बशर्ते हम ये थोड़ा साबित करके दिखाएं कि 2025-26 तक इस राशि का सदुपयोग करके हमने क्या परिवर्तन किया। तो ये सर स्टेट लेवल पे जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाए उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शायद ऐसा समय है जिसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाटर के पास है। तो आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके बारे में एक अच्छी कार्य योजना बना के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज सर, कुछ जो रिसेंट प्रयोग पानी के क्षेत्र में वाटर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं उनके बारे में विवरण है सर। 4 जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं सर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में, जिनमें ये वाटर स्ट्रेस आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड और डिपार्टमेंट की टीम्स, स्टेट की टीम्स के साथ मिलकर एक प्लान बना रही है कि कैसे इनको वाटर स्ट्रेस की स्थिति से बाहर निकाला जाए और वाटर सफिशिएंसी की तरफ ले जाया जाए। तो एक ये पायलट डेवलप किया जा रहा है सर। स्टेट्स अगर और पहल करती हैं तो और इस तरह के पायलट्स भी लिए जा सकते हैं। दूसरा सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक आइसोटोप सिग्नेचर की टेक्नोलॉजी पायलट की है, जिसका भी उपयोग किया जा सकता है ये पता करने के लिए कि हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कहाँ लोकेट करने चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट साइट, व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर,
ताकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटीज में उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सर चंद्रा फाउंडेशन और भारतीय जन संगठन की संस्थाएं काम कर रही हैं। और एक सर मिनिस्ट्री ने रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम तैयार किया है जिसमें हमने हर स्टेट को पानी के क्षेत्र में मदद करने के लिए एक लीड पार्टनर डेजिग्नेट किया है। उनसे तकनीकी सहायता और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आवश्यक है स्टेट में आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो वो जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है और उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है सर। नेक्स्ट प्लीज सर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हमें काम करने की आवश्यकता है। एक तो हमें कन्वर्जेंस का कुछ मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जब तक सभी डिपार्टमेंट सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर साथ काम नहीं करेंगे ये केवल पीएचई के करने से या एग्रीकल्चर के करने से नहीं होगा। दूसरा सर, लोकल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कुछ जहां आवश्यक हो डेलीगेशन ऑफ पावर्स अथॉरिटीज भी करने की जरूरत है। एक मल्टी स्किलिंग की भी बहुत आवश्यकता है सर। जो भी योजनाएं या स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं उनका रख रखाव स्थानीय समुदाय कर सके, पंचायतें कर सके, उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत होगी। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कन्वर्ज करके स्किलिंग की व्यवस्था की जा सकती है ताकि हर पंचायत में लोकल कैपेसिटी रहे और वो छोटी मोटी जरूरत के हिसाब से ऑपरेशंस मेंटेनेंस कर सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को हमें लेवरेज करना चाहिए क्योंकि ये नई चीजें हैं। सर बस 2 स्लाइड्स और हैं। आप घंटी बजाएंगे सर तो वो इट विल वेक सम पीपल अप। राइट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर कुछ हमने रिस्क यहाँ पे मेंशन किए हैं और उसके आगे उसमें क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए वो सजेस्ट किए हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल ऑन द नेशनल वाटर मिशंस वेबसाइट, वहाँ पर इसको देखा जा सकता है। आपके यहाँ कुछ एप्लीकेबल हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी चीजें हो सकती हैं जो आपके यहाँ एप्लीकेबल हो, हमने यहाँ लिस्ट ना की हो। ये इंडिकेटिव लिस्ट है सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर वाटर क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि प्रेजेंटेशन में मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो वाटर सिक्योरिटी में वाटर क्वालिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। उसके लिए सर वाटर क्वालिटी सर्वेलेंस का एक सिस्टम जल जीवन मिशन के अंतर्गत बना हुआ है। उसकी समय समय पर रेगुलरली मॉनिटरिंग होती रहे, उसमें काम होता रहे, सैम्पलिंग होती रहे, टेस्टिंग होती रहे और जहां भी पानी में प्रॉब्लम निकल के आती है उसका एसओपी होना चाहिए कि उसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए हमें किसी भी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क भी अवेलेबल है, संसाधन भी अवेलेबल है, सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो इसको हमें शुरू से ही फोकस करने की जरूरत है सर। और वाटर वेस्टेज को भी रिड्यूस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज सर, ये आखिरी स्लाइड है। सर ये योजनाएं तो बनाने में काफी विचार विमर्श भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और मेरा अपना मानना यह है सर कि अगर हम आदर्श योजना बनाने बैठेंगे तो शायद ऐसी योजना कभी बन नहीं पाएगी। हमें एक फेज बैनर में काम करना चाहिए। एक ये सुझाव है सर कि इस साल माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी था कि जो हमारा जल शक्ति अभियान हर साल मार्च के महीने में लॉन्च किया जाता है, इस साल क्या हम उस अभियान के अंतर्गत जितनी भी हमारी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं उनमें जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए कम से कम एक रिचार्ज स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके उसकी प्लानिंग करके इस मानसून के पहले उनके रिचार्ज के लिए कुछ व्यवस्था करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो आई बिलीव सर कि हम एक बहुत अच्छी पहल वाटर सिक्योरिटी की दिशा में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर पेशेंस।